हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ज्ञान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर विकास शर्मा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन एंड मोलार कंडक्टिविटी। बच्चों, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन हम कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन में हम निकालेंगे कंडक्टिविटी किसी एक आयनिक सॉल्यूशन की। बच्चों देखिए, हम इन वायर फेज एक वायर के अंदर या फिर हम कह सकते हैं इन कंडक्टिविटी को निकालने के लिए वाइल्डस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं बच्चों। बट ये हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट से कंडक्टिविटी निकालने की बात करते हैं। मीन्स हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से कंडक्टिविटी की मात्रा को निकालते हैं, कितनी कंडक्टिविटी हो रही है। तो इसको निकालने के लिए हम जैसे हम नॉर्मल फेज में वाइल्डस्टोन ब्रिज का यूज़ करते थे, इसी तरीके से हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या फिर हम कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कंडक्टिविटी को निकालेंगे विद द यूज़ ऑफ वाइल्डस्टोन ब्रिज। बच्चों, वाइल्डस्टोन ब्रिज क्या होता है, किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, इन फिजिक्स में हम उसका यूज किस तरीके से करते हैं और केमिस्ट्री में उसका यूज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हम कैसे कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपना वाइल्डस्टोन ब्रिज। अब हम उसको पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए, हमको पता है द कंडक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग डायग्राम। किस तरीके से? वाइल्डस्टोन ब्रिज के क्या होता है बच्चों वाइल्डस्टोन ब्रिज? देखिए, ये हमारा है वाइल्डस्टोन ब्रिज। बच्चे, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है वाइल्डस्टोन ब्रिज। बट यदि हम नॉर्मल फ्रेज में लेते हैं तो हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं इस पी की जगह पे। अब ये सब कुछ समझाएंगे जो कि हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे अपनी विद द हेल्प ऑफ वाइल्डस्टोन ब्रिज। हम कैसे कंडक्टिविटी को निकालेंगे ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वाइल्डस्टोन ब्रिज में हम कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम इसको हमारी रेजिस्टेंस को निकालने में हम कैसे मददगार होता है हमारे, हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, वाइल्डस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए, ये हमारा है वाइल्डस्टोन ब्रिज, जिसमें ये जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है बच्चों, और यहां गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट करता है करंट को। और ये यहां पे बच्चा हमारी की लगी हुई है और यहां पे बैटरी लगी हुई है हमारी सोर्स। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए हम किस तरीके से वाइल्डस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हैं कंडक्टिविटी निकालने के लिए, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों। हमको पता है ये वाइल्डस्टोन ब्रिज यूज करता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यदि हमको कोई रेजिस्टेंस नहीं दे के रखी होती, जैसे हमारी R2 है, ठीक है, ये हमारी R4 है, ये हमारी R3 है, ये हमारी R1 है और यहां ये हमारा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, अब हम इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे? देखिए, हम क्या करते थे, हम करते थे R2 अपॉन R3 R2 अपॉन
R4 और R1 अपॉन R3। ठीक है बच्चों, हम यहां से यदि हमको R2 निकालना है तो हमको क्या करना होता था, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते थे, तो क्या हो जाता है, देखिए R2 निकल गया हमारे पास क्या, R1 इंटू R4 अपॉन R3। ठीक है बच्चों, तो हमारा हमको मिल गया R2 की वैल्यू। पर ये जो हमारा है वाइल्डस्टोन ब्रिज यूज करता है वायर को, किसको यूज करता है बच्चों, वायर के अंदर से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे इसके अंदर वायर के अंदर से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ना कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से हम कंडक्टिविटी। पर अब हम विद द हेल्प ऑफ वाइल्डस्टोन ब्रिज कैसे हम अपनी कंडक्टिविटी को निकालेंगे वो बात करेंगे। देखिए हमको जो जो चीज पता है वो बात करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली। ठीक है बच्चों, देखिए हमको पता है कि जो हमारा कंडक्टिविटी सेल होता है, या फिर मैं कहूं जो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से यदि डायरेक्ट करंट पास कर देते हैं तो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता था। ठीक है, तो हम उसके अंदर से हम डायरेक्ट करंट पास नहीं कर सकते, तो हमको पता लग गया कि जो हम डायरेक्ट करंट यदि हमने ये लगा दिया यहां पे तो क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। तो हमको इसका अल्टरनेटिव चाहिए था, हम इस डायरेक्ट सोर्स की जगह पे कोई ऐसा सोर्स यूज करें जो कि हमको हमारी रेजिस्टिविटी भी कंडक्टिविटी भी ला के दे और हमारा डीकंपोज भी ना हो पाए हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे ओसिलेटर का यूज किया। किसकी, हमने इस बैटरी की जगह पे क्या यूज किया, ओसिलेटर यूज किया। हमने क्या यूज किया, ओसिलेटर यूज किया बच्चों। हमने ओसिलेटर यूज किया जो कि हमको देता था क्या, अपनी एसी वोल्टेज देता था, जो कि हमको देता था एसी वोल्टेज हमारा ओसिलेटर। बच्चों ये जो ओसिलेटर था क्या कर दिया हमने, इसको एक्सचेंज कर दिया बैटरी के स्थान पे। ठीक है, और क्योंकि हमको पता है, क्योंकि ये देता हमको एसी सोर्स। ठीक है, ये जो एसी सोर्स है जब इसमें से पास, इस हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास होगी तो वो क्या करेगी, डिकम्पोज नहीं हो पाने की। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी कि हम सीधा हम वायर के साथ, देखो इसके अंदर क्या यूज किया गया है, वायर यूज की गई है। हमको पता है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो वायर से नहीं बना है, वो किससे बना है, इलेक्ट्रोलाइट से बना है। अब हमको ये भी चेंज करना था कि हम किसी वायर का यूज ना करते हुए कैसे अपनी कंडक्टिविटी निकाल ले। तो हमने क्या किया, हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था हमारा कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है बच्चों, देखिए कंडक्टिविटी सेल का पहले फीचर देखेंगे। देखिए बच्चों, यह हमारा कंडक्टिविटी सेल, हमने पिछली वीडियो में देखा था अपनी कि कंडक्टिविटी सेल कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्लेटिनम की वायर से बना होता है और यहां पे कोटेड होती है प्लेटिनियम ब्लैक। कह सकते हैं ये क्या है, ये एक हमारा, मैं इसको यदि बाहर निकल के बताऊं कि ये क्या है, ये हमारा प्लेटिनियम की एक वायर है जो ये है, और इसके ऊपर माहीन मतलब बहुत पतला पिसा हुआ मतलब क्रिस्टल टाइप का एक पाउडर है जो कि प्लेटिनम का है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इसका एरिया बढ़ाने के लिए, एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमने इसका यूज किया है इस प्लेटिनियम के वायर पे। ये क्या है, प्लेटिनियम ब्लैक। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ हमने इस वायर का यूज किया है बच्चों।
तो ये जो हमारे दो एंड हैं ये हम यूज करेंगे ऑन द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, ऑन द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम इस अपने कंडक्टिविटी सेल को यूज करेंगे ऑन द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमको रिप्लेसमेंट देगा किसका, रेजिस्टेंस का, और जो कि हमको इस चीज की कंडक्टिविटी, इस चीज की, किस चीज की, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी का बता पाएगा कि कितनी कंडक्टिविटी है, ठीक है बच्चों। और हमने एक और चीज यूज करनी है, हमने यहां पे एक ऑडिएबल अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करना है ऑन द प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमने एक ऑडिएबल डिटेक्टर यूज किया है जो कि बता सके, या फिर कह सकते हैं जिससे कि हमको पता लग जाए कि हमारी जो हमने कंडक्टिविटी यहां से कराई है वो कितनी है या फिर किस रेंज में है, ठीक है बच्चों। ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारा है एक स्ट्रक्चर अपने कंडक्टिविटी सेल का। ये जो हमारा अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हम कैसे कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं उसका, और इसका यूज करेंगे हम इसके स्थान पे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हमको पता है, क्या पता है कि यदि यहां जो हमारा ये प्लेटिनियम की वायर है इसका क्या है, एरिया ए है, ठीक है, एरिया मान लिया हमने इसका क्या है, ए है बच्चों, ठीक है। और मैंने कहा कि लेंथ ऑफ वायर क्या है हमारी, एल है। तो हमारा ये हमको क्या निकालनी है, ये किसकी जगह पे यूज किया हमने, रेजिस्टेंस की जगह पे यूज किया। तो इसको कैसा दिखाई देना था हमको, इसको दिखाई देना था हमको रेजिस्टेंस की तरह। तो हमको पता है, क्या पता है हमको, रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, अपने एक रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट मतलब कंडक्टिविटी सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एल आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। एल इज द लेंथ ऑफ वायर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड हमारा रो इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हमको पता है, क्या पता है कि रो इज इक्वल टू होता है के क्या है, कंडक्टिविटी है जिसको हम कापा से डिनोट करते हैं। यहां से हमको पता लगा ये हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के, ठीक है, 1/k के। तो हमने इस रो की जगह पे यूज कर लिया किसका, अपने 1/k का। देखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू हो गया है 1/k, ठीक है, r इज इक्वल टू 1/k L/A। बच्चों देखिए, अब देखिए हमको एक और चीज का पता है, जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है, जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है L/A। और मैं इस सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है L/A इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूं, और मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू 1/k इंटू सेल कांस्टेंट G डैश। ओके बच्चों, और इसको अब मैं और कैसे लिख सकता हूं, और इसको दोबारा से मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू G डैश अपॉन K, और K की मल्टीप्लाई मैं उस तरफ कर दूं और R को नीचे ले आऊं तो क्या बन गया हमारे पास बन गया है क्या, K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G डैश अपॉन R, G डैश अपॉन R। देखिए बच्चों, जो हमारा G डैश अपॉन R होता है, G डैश अपॉन जो R होता है उसकी वैल्यू मतलब कह सकें, जो हमको पता है G डैश अपॉन R है उसके अंदर 1/R जो है, 1/R जो है वो दर्शाता है किसको, G को। ये क्या है हमारा कंडक्टेंस, ये क्या है बच्चों, कंडक्टेंस है अपनी, ठीक है। तो 1/R को हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस। तो हम लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है G डैश इंटू G, ठीक है, वेयर G डैश इज अ सेल कांस्टेंट एंड G इज अ कंडक्टेंस। ओके बच्चों, G इज अ कंडक्टेंस,
ओके, समझ में आ गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया है कंडक्टिविटी निकालने का, जो कि है K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है G डैश, जो कि हमारा सेल कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कंडक्टेंस G। ओके बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं अपनी कंडक्टिविटी। ओके, तो देखो बच्चों, ये हमारा डायग्राम, फाइनल डायग्राम ऑफ वाइल्डस्टोन व्हेन वी फाइंड द कंडक्टिविटी फ्रॉम द आयनिक सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, ये जो हमारा R2 है, अब ये कन्वर्ट हो गया क्या, एक कंडक्टिविटी, जो हमारा कंडक्टिव सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, उसके साथ लगा हुआ है। तो हमने ये अलग तरीके से दिखाया है, देखिए ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है, हमने ये कंडक्टिविटी सेल के सिंबल से दिखाया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो हमारा ये लगा हुआ है, ये क्या है, ओसिलेटर है बच्चों, हमारा क्या है, हमारा ये ओसिलेटर है बच्चों, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है O। ठीक है बच्चों, और क्या है ये है AC सोर्स के साथ, क्या है, AC सोर्स के साथ। और बच्चों देखिए, हमने जो यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह पे हमने अपना ऑडिएबल डिटेक्टर लगाया था, उसको हमने दिखाया था P से, तो ये हमारा ऑडिएबल डिटेक्टर। ओके बच्चों, समझ में आ गया। बच्चों अब हमने पढ़ लिया है अपने वाइल्डस्टोन ब्रिज का यूज करके हम कंडक्टिविटी किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हम सीधा अपनी पॉइंट पे जाते हैं। ये भी हमने दिखा दिया कि भाई हमने रेजिस्टेंस ये ली थी, अपना ये रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, ओसिलेटर होता है, हमने बताया था भी उसमें सोर्स होता है, कौन सा, AC सोर्स होता है। बस इसमें दिखाया गया है कि भाई जो हमारा AC सोर्स है कितना कैपेसिटी का है, ये हमारा है 550 to 5000 साइकिल पर सेकंड का हमारा ओसिलेटर है। ठीक है बच्चों, P हमारा डिटेक्टर था, ठीक है, विद नल पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली, अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मोलार कंडक्टिविटी की। बच्चों मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है उसको हम दिखाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी, देखिए बच्चों मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए हम मोलर कंडक्टिविटी को कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पोटेंशियल ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय द डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और हम इसको डिनोट कर सकते हैं अपने इसको कैप M से। क्या है हमारी ये मोलर कंडक्टिविटी। देखिए बच्चों क्या होती है डेफिनेशन मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पोटेंशियल, इज द कंडक्टिंग, ठीक है बच्चों, क्या है कंडक्टिव पोटेंशियल, क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है किसी आयंस के टूटने का। ठीक है जी, जो कि आयंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कितने आयंस के द्वारा, बात है कितने आयंस के द्वारा, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल के इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो पोटेंशियल है इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, अब ये क्या है, वॉल्यूम है बच्चों। देखो मैं इसको एक स्ट्रक्चर से बताऊं, एक बीकर है मतलब, और ये हमारा एक, ये हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों। ठीक है, और ये क्या करा रही है, ये हमारी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंडक्टिविटी करा रही है। ठीक है, अब देखो यदि मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, वो क्या होती है, हमने कहा कि ये कंडक्टिविटी होती है, पोटेंशियल होता है कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी इज द पोटेंशियल ऑफ एन आयंस, किस आयंस का, जो इसके अंदर डिसॉल्व है, किसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के। ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है क्या, हमारा NaCl ले लो, NaCl हम कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा, NaCl का। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कितने वॉल्यूम में, वॉल्यूम है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। यदि मैं कहूँ ये एक पूरा वॉल्यूम का एक सेट है, मतलब एक पूरा का वॉल्यूम का कंटेनर है। ठीक है, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या कितना बनेगा, लगभग छोटा सा। देखो हमको पता है कि हम जो एरिया लेते हैं वो रोड का लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस चीज़ का लेते हैं जो जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो हमने कहा कि जो एरिया था वो इसका है, ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारा है, मान के चलो ये हमारा है, ये इलेक्ट्रोड्स, और जो हमने बताया था कि जो हमारा लेंथ होती है वो होती है इन
दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ, ठीक है। तो हमारी ये है L, ठीक है बच्चों। और जो हमारी ये भी मान के चलो कि हम ऐसे ले लेते हैं इसको, एक क्यूब में लेना ना, वॉल्यूमेट्रिक क्यूब में लेना, तो हमने ऐसे मान लिया इसको। एक ये जो इसकी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, ठीक है। और इसको वॉल्यूम में बनाना, तो हमको पता है कि वॉल्यूम बनाते तो कैसे बनाते हैं, ऐसे कुछ। देखो इसको हम दूसरे पेन से दिखाते हैं अपना। ये है वॉल्यूम, देखो ये है हमारा एक पॉइंट, ये है दूसरा, ये है हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। देखो ये जो बना है, ये जो बना है हिस्सा, ये क्या है बच्चों, देखो ये जो हिस्सा बना है हमारा, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। मतलब इस एरिया, इस वॉल्यूम का हमको निकालना है क्या बच्चों, हमको निकालना है इसका मोलर कंडक्टिविटी, इसकी निकालनी है हमको मोलर कंडक्टिविटी। तो इस एरिया की, इस जो ड्रॉ एरिया है, इसकी यदि हम कंडक्टिविटी निकाल लेंगे तो वो कहलाया जाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए बच्चों, अब मैंने कहा कि इसका क्या लेना है, हमको वॉल्यूम लेना है। क्या लेना बच्चों, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए बच्चों, अब यदि मैं NaCl की बात करूं, NaCl जो है 1 मोलर लिया है। क्या लिया बच्चों, 1 मोलर लिया है। मतलब ये क्या है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का। मतलब इसके अंदर 1 यूनिट के अंदर 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रोलाइट, कितना हमारा ग्राम NaCl आता है। देखो बच्चों, हमको पता है सोडियम के पास जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, और जो हमारा क्लोरीन का मास होता है वो लगभग होता है हमारा कितना, 35.5 होता है बच्चों, 35.5 के लगभग होता है। तो ये पूरा का पूरा बन गया कितना, 58.5। क्या समझ में आया, नहीं आया। देखो बच्चों, अब हमने कहा कि इसका वॉल्यूम निकालना है। ये क्या है, इसका NaCl का मास है बच्चों, ये ठीक है। NaCl का मास है, वो डिजोल्व कर रखा है इसके अंदर, और ये कितना है, क्या बोलते हैं इसे, 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। NaCl, इस इतने मास के NaCl को, इस 58.5 ग्राम मास के अपने NaCl को बोलते हैं हम 1 मोल, ठीक है, जो कि डिजोल्व है हमारा किसके अंदर, हमारे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। अब इसकी क्या निकालनी है, हमको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमको बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब यदि हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, हमको पता है फॉर्मूला किस चीज का, मोलैरिटी का। क्योंकि हमको पता है ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, तो हमको क्या लेनी पड़ेगी, मोलैरिटी लेनी पड़ेगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए बच्चों, मोलैरिटी का फॉर्मूला है हमारा क्या, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है क्या, कि मोल ऑफ सोलवेंट अपॉन वॉल्यूम अपॉन 1, या फिर कह सकते हैं मोल ऑफ सोलवेंट। मोलैरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोलवेंट पर यूनिट वॉल्यूम कह लो, या फिर कह सकते हैं पर लीटर, या फिर कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। लीटर में मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हम कह सकते हैं, देखो ये हमारी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमको यहाँ भी वॉल्यूम की यूनिट माननी पड़ेगी। हमने कहा कि पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम में जो हमारे मोल ऑफ सोलवेंट है उसका रेशो हम जो निकालेंगे तो वो होगी क्या, हमारी मोलैरिटी। ओके बच्चों, अभी तक समझ में आ गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा ये है हमारी मोलैरिटी, ठीक है। यदि हम यहाँ से हम क्या ले लें, वॉल्यूम निकाल लें। यहाँ से यदि मैं वॉल्यूम निकालूँ तो क्या होगा, देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आया, जो हमारे वॉल्यूम को हम V से डिनोट कर लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम का किससे डिनोट कर लेते हैं, V से। वॉल्यूम को V से डिनोट कर लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमने V ऊपर ले गए, ठीक है। वॉल्यूम किस में, लीटर में है। अब क्या आ गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या आ गया हमारा, मोल ऑफ सोलवेंट, ठीक है, मोल ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलैरिटी, ठीक है बच्चों। थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं इसको, 1 मिनट रब कर देते हैं इसको। तो मोलैरिटी जो हमारी वो आएगी किसके इक्वल बच्चों, हमारा मोल ऑफ सोलवेंट अपॉन वॉल्यूम पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या लेते हैं किसमें, लीटर में, ठीक है। VL लिख लेंगे इसको, क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम का हम लिख लेंगे VL, और मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का जो मोल है, सोल्यूट क्या हमारे पास जो घुला है इसमें, ठीक है जी, वो क्या है हमारा NaCl का हमने पहले ही बता दिया था कि NaCl का जो हमारा 1 मोल ले रखा है, ठीक है। हमने कहा था 1 मोल का हमारा NaCl है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम VL को, हमारा जो हमारा वॉल्यूम है लीटर में है, उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, और हमारे पास जो हमारा सोल्यूट है वो कितना है, वो है हमारा 1 मोल का, और हम मोलैरिटी को नीचे लेके आएंगे। और यदि मैं मोलैरिटी को हम डिनोट कर लेते हैं M से, ठीक। अब देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया किस चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है बच्चों, पर ये किस में है, हमारा लीटर में है, ठीक है। और ये चीज़ किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, ठीक है। और यदि मैं ये किस में, यूनिट, छोटी यूनिट में है, ये थोड़ी बड़ी यूनिट में है, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ किस में, मिलीलीटर में, इसको भी चेंज कर देता हूँ मिलीलीटर में। क्यों करेंगे हम इसको मिलीलीटर में चेंज, हमको पता है कि हमारा जो 1 मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर होता है वो बराबर होता है किस चीज़ के, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। हमको पता है कि हमारा जो 1 मिलीलीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। और हमको कहाँ पहुँचना है, यहीं मिलीलीटर तक ही पहुँचना है, ठीक है। हमको कहाँ पहुँचना है, यहीं हमारे सेंटीमीटर तक ही पहुँचना है, मिलीलीटर सेंटीमीटर पे जाना है। तो कैसे होगा, क्योंकि ये हमको जो डेफिनेशन है उसके साथ कंपेयर करना है। तो हमने कहा कि हम इसको लीटर से किस में कन्वर्ट कर ले, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर ले बच्चों, ठीक है। तो हम इस वॉल्यूम को क्या लिखेंगे बच्चों, हम इस वॉल्यूम को जब लीटर से मिलीलीटर में बनाएंगे तो हमको पता है क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। यदि हम 1 लीटर को हम अपने मिलीलीटर में बनाते हैं यूनिट से, इसके बारे में बताऊंगा मैं जब मैं अपनी मैथ की वीडियो डालूंगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूंगा मैथ की, ठीक है, तब बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम आया है, V निकल के आया जो हमारा वॉल्यूम यहाँ से, वो क्या निकल के आया बच्चों, देखो ये निकल के आया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई हमने उस तरफ कर दी तो क्या गया, 1000 बाई m, क्या आ गया बच्चों निकल के, हमारी वॉल्यूम जो मिलीलीटर में है वो निकल के आया है 1000 बाई m। और हमको अब एक चीज़ और तरीके से देख सकते हैं कि हमारी जो मोलारिटी होती है, हमारी जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, वो जो हमारी यूनिट होती है मोलारिटी की, वो होती है मोल पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है, मोल पर लीटर वॉल्यूम। यहाँ से भी पता लगता है, मतलब इस तरीके से भी आइडिया आ जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे किस में लेना है, हमारा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। और वॉल्यूम जो होता है मोल पर यूनिट पर लीटर वॉल्यूम होता है, मोल जो हमारा मोलारिटी की यूनिट होती है वो होती है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है इसको, पर हमको जाना कहाँ था, हमको जाना था सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। और हमको पता है ये किस में आ गया, मिलीलीटर में, ठीक है, मिलीलीटर और क्या है 1 मोल, ठीक है। हमको पता है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है कितने हमको पता है 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। इस वजह से हमने इसमें कन्वर्ट किया है। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया बच्चों, जल्दी बताओ मेरे को, ठीक है। तो अब देखिए हम अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जो हमने कंडक्टिविटी पढ़ी थी पहले, ये है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। बट हमने जो कंडक्टिविटी पढ़ी थी उसका फॉर्मूला भी पता है हमको क्या पता है कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो बराबर होती है कंडक्टेंस, किसके बराबर होती है बच्चों, ये बराबर होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के बराबर। मतलब 1 मिलीलीटर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा जो कंडक्टेंस निकल के आएगी वो हमारी कंडक्टिविटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। ओके, समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया, ठीक है। जो हमारा 1 इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि 1 मिलीलीटर का है, उसके अंदर जो कंडक्टिविटी आती है वो 1K की आती है, ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक के अंदर आती है 1K की, तो और यहाँ क्या है देखो, जो हमारी ये क्या निकल के आई है, ये भी तो एक कंडक्टिविटी है, ये भी तो एक कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की कंडक्टिविटी है, ये भी एक हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, ये भी एक हमारी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है। देखिए बच्चों, यदि एक के अंदर एक कंडक्टेंस के अंदर एक 1 मिलीलीटर जो हमारा 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो K है, 1K है, ठीक है। और वहीं 1000 बाई m मिलीलीटर की जो कंडक्टिविटी होगी, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो हमारी 1000 बाई m मिलीलीटर की कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, हमको पता है वो बराबर होगी 1000 इंटू K बाई m के। बताओ जल्दी, मेरे को समझ में आया ही नहीं। देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, मैं इसको डेफिनेशन को रब कर देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, यदि जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी देखो हमारा ये जो कंडक्टिविटी, मैंने कहा कि 1 जो K की कंडक्टिविटी है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, 1K की कंडक्टिविटी इक्वल होती है 1 मिलीलीटर के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, 1 मिलीलीटर के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंडक्टेंस निकल के आएगी
उसके इक्वल होती है 1 मिलीलीटर के जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी कंडक्टेंस निकल के आएगी वो बराबर होती है 1 के। तो इसी तरीके से 1000 बाय हमारे m मिलीलीटर की 1000 बाय m मिलीलीटर के अंदर जो कंडक्टेंस आएगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंडक्टेंस आएगी वो किसके इक्वल होगी, 1000 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी 1 के इंटू 1000 बाय m। ये पॉइंट बताओ। तो ये क्या निकल के आई हमारी, ये निकल के आई हमारी, ये क्या था 1 मोलर था हमारा, क्या था 1 मोलर था। ये जो चीज़ हमारी 1000 बाई एम है ये क्या 1 मोलर के अंदर हमारी कंडक्टेंस है। तो इसको कहेंगे जो 1 मोलर की कंडक्टेंस है इसको कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। हम कहेंगे इसको जो हमारी ये कंडक्टिविटी निकल के आई है 1000 बाई एम मिलीलीटर की उसे कहेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। हम क्या कहेंगे इसे, मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों समझ में आ गया, जो हमारी ये 1000 बाई एम मिलीलीटर के अंदर से कंडक्टिविटी निकली है उसको कहेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी जो मोलर कंडक्टिविटी के अपना, यदि एक क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन की, तो मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन किस तरीके से होगा। देखिए बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ अ डायमीटर दे रखा है बच्चों, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ये क्या हमारी ओम में क्या होती है, हमारी रेजिस्टेंस होती है बच्चों। ठीक है, हमको पता है। कैलकुलेट दी रेजिस्टिविटी, क्या कैलकुलेट करनी है हमको, रेजिस्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि रो कैसे करना, किसके इक्वल होता है 1/k के इक्वल होता है, हमको पता है, हमने देखे हैं क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, और क्या करनी है, मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या है मोलार कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते थे लैम्डा m से, जिसका फॉर्मूला होता था 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन हमारा मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं और क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी क्या होती है, के होती है बच्चों। हमको पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, के होती है, और हमको इसका भी फॉर्मूला पता है कि जी इंटू जी डैश होता है, इसका फॉर्मूला जी इंटू जी डैश होता है हमारा फॉर्मूला हमारी कंडक्टिविटी का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हमको पता है रेजिस्टेंस क्या है हमारा, ये दे रखा है हमको। ठीक है बच्चों, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमारे को मोलैरिटी देखो, हमको पता है मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर से। ठीक है, मोल पर लीटर में होती है कितनी 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारी जो लेंथ है कितनी है, वो 50 सेंटीमीटर है। यदि मैं इसको मीटर में बदलूँ, मीटर में क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है यदि आगे जो भी क्वेश्चन चलेगा वो मीटर में चलेगा। ठीक है, तो हमने किस में बदल लिया, इसको मीटर में बदल लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारी दे रखी थी डायमीटर। देखो डायमीटर दे रखा, डायमीटर क्या होता है हमको पता है, डायमीटर क्या होता है जी, ये हमारी वायर है, इसका डायमीटर दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर। यदि मैं इसका रेडियस निकालूँ तो कितना आएगा, हाफ आएगा इसका, तो क्या आएगा 1/2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया वो, सॉरी रेडियस आ गया वो कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है बच्चे, रेडियस है हमारा ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हम बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमको पता है एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो किस चीज़ का एरिया का फॉर्मूला है बच्चों, ये एक तार के एरिया का फॉर्मूला है। हमको पता है तार कैसी है, एक सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है हमारी तार, हमारे वायर किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला लगाया हमने क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या निकालना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पाई की वैल्यू पता है हमको कितनी होती है 3.14 इंटू, हमको पता है अभी हमने आर निकाल लिया कितनी है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, उसका और स्केयर करना हमको रेडियस का, तो हमने स्केयर किया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया 0.785 इंटू 10 की पावर -4 हमने क्या सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। और हमको पता है मीटर में जब हमने कन्वर्ट किया, हमको पता होता है कि 1
सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर के इक्वल। और ये क्या है, स्केयर में है, ये क्या है, स्केयर में है। तब हम जब हमने इसको स्केयर में कन्वर्ट किया तो हम किस में कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया हमने। देखो हमको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है, सॉरी गलती लिख दिया, 1 सेंटीमीटर होता है इक्वल 1/100 मीटर के। ठीक है जी, 1/100 मीटर के। तो अब देखिए जब हमने इसको हमने स्केयर करना है इसका, तो हमारा स्केयर हुआ तो 1/100 का क्या होगा, स्केयर होगा, तो क्या बनेगा 10⁴ बनेगी नीचे, तो ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी 10⁻⁻⁴। देखिए बच्चों अब मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया निकल के। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी रेजिस्टिविटी का। हमारे पास एरिया आ गया है, ठीक है, लेंथ हमको पता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता होता है हमको, कि हमको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो L/A के। ठीक है, यदि हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो हमको पता है ये एरिया उस तरफ चला जाएगा और लेंथ नीचे चली जाएगी, तो हमारे पास निकल के आएगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होती है क्या, एरिया इनटू रेजिस्टेंस अपॉन L। तो हमने पुट कर दी वैल्यू, हमको एरिया निकाल लिया अपना, रेजिस्टेंस हमको दे रखी है, लेंथ हमको दे रखी है, तो हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास निकल के आ गया कितना, रेजिस्टिविटी 8.7135 ओम मीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस अभी तक। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो निकालना था, जो कि थी हमारी कंडक्टिविटी। ठीक है, हमको पता है कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, हमको बहन ने पहले बता दिया था, रो इज इक्वल टू होता है 1/K। ठीक है, और हमने क्या निकाला, हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो मतलब 1/8.7135 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 1 पॉइंट वैल्यू निकल के आई है हमारे पास कितनी, 0.1148 साइमन मीटर इनवर्स। हमने आज ही अभी देखा है कि जो हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है क्या निकली थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमको पता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K/1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, के की वैल्यू अभी निकाल ली है हमने। ठीक है, उसको पुट कर देंगे और हमारी 1000 से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलैरिटी की वैल्यू हमको दे ही रखी है, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए बिल्कुल मोलर कंडक्टिविटी के जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम, घबराने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ ऑल आयन। ठीक है, क्या होती है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक पोटेंशियल होता है ऑल आयन का प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट के किसी मॉलिक्यूल्स को एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का है, उसको डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, जो उसके अंदर से हमारी कंडक्टेंस निकल के आएगी, वो कहलाएगी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, वो कहलाएगी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए बच्चों, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डिनोट की जाती है हमारे लैम मतलब कैप एम से, और वहीं हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन की जाती है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम डिनोट करते हैं अपने कैप ई क्यू से, कैप ई क्यू। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? देखो जिस तरीके से हमने मोलर कंडक्टिविटी में किया, कि जैसे हमने कहा था कि भाई 1 जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी, कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी में किया, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कि डिसॉल्व किया अपने इस सॉल्यूशन के अंदर, वो कितना है हमारे, हमने मान लिया NaCl है। हमने क्या ले लिया, अब ये ले लिया ग्राम इक्विवेलेंट में। हमने कहा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं, ये हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी, 1 नॉर्मेलिटी का हमने ग्राम इक्विवेलेंट हमारा NaCl सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, जो कि डिसॉल्व है किसके अंदर, जो कि डिसॉल्व है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हो गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी, या फिर कह सकते हैं वो किस तरीके से आएगी, हमको पता है जब हमने ये इसको डिसॉल्व किया था मोलर कंडक्टिविटी में, ये आई थी हमारी कंडक्टिविटी,
इस एरिया की, इसी में भी ये भी इसी तरीके से आएगी। ये कंडक्टिविटी है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की सॉल्यूशन की जब हम डिसॉल्व करेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो ये भी जो क्या है हमारा जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें भी हमने क्या लिया है, हमने लिया है क्या, वॉल्यूम लिया है, कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम के अंदर जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है, जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी वो कहलाई जाएगी हमारी क्या, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये भी है कितना एन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो, अब यदि मैं इसको भी इसी तरीके से लिखूँ तो कहें तो जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, मोल ऑफ 1 इक्विवेलेंट solute dissolve in 1 liter of the solution, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पर लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, ठीक है। अब देखो नॉर्मेलिटी आ गई हमारे पास, ठीक है, ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए हम इस वॉल्यूम से जो कि लीटर में है, इससे हम हमारा वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस वॉल्यूम को जो वी एल लीटर में है उसको हम ये इंटरचेंज कर देंगे, कैसे, नॉर्मेलिटी के साथ। ये नॉर्मेलिटी यहाँ जाएगी और हमारी जो हमारी नॉर्मेलिटी यहाँ जाएगी और क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या, नॉर्मेलिटी। तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, लीटर में। अब हमको पता है जो हमने मोल लिया है, मोल ऑफ सोल्यूट लिया है वो कितना है, 1 मोल का है। हमने कहा कि 1 मोल का सोल्यूट था, हमने क्या था 1 नॉर्मेलिटी 1 हमारा मोल का क्या लिया था, मोल इक्विवेलेंट वेट का हमारा 1 मोल का क्या लिया था, NaCl लिया था, ठीक है बच्चों। तो हमने जब 1 मोल का हमारा NaCl लिया वो क्या हो गया, इसमें डिजोल्व है इन नॉर्मेलिटी क्या है n, जो हमारा 1 मोल का हमारा NaCl वो डिजोल्व है किसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इस सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 1 n, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा मोल है, सोल्यूट है जो हमारा वो कितना है NaCl, उसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट वेट का है, ठीक। अब अपॉन नॉर्मेलिटी क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये किस में है, लीटर में है बच्चों। इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, मिलीलीटर में, क्योंकि हमको पता है ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमको पता है कि मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में किस वजह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमको ये भी पता है, हम फॉर्मूला लगाते थे कौन सा, कंडक्टिविटी वाला। हमको पता है कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होती है K = किसके होता है 1, हमको पता है कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, किसके कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन के, मतलब जब एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन होगा तो वो देगा कंडक्टिविटी 1 K की, ठीक है। तो हमने किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो मिलीलीटर में चेंज कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1000 ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीलीटर में, ठीक है। तो इस 1000 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये 1000/n, ठीक है, और क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया मिलीलीटर में, ठीक है। अब हमको पता है कि जैसे हमने पीछे मोलारिटी में किया था कि 1 K मतलब 1 मिलीलीटर देता है 1 K की कंडक्टिविटी, ठीक है, और 1000 मिलीलीटर क्या देगा, 1000 मिलीलीटर देगा 1000 की, और इसी तरीके से 1000/n मिलीलीटर किसकी देगा, 1000/n इंटू K की कंडक्टिविटी। पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ से मैं अभी लिखता हूँ, देखिए अब जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी, हमको पता है कि 1 K की कंडक्टिविटी आती है 1 मिलीलीटर में, ठीक है। हमारी 1 मिलीलीटर के अंदर कंडक्टेंस के अंदर, और ये भी क्या आई है, हमारी कंडक्टेंस आई है, ठीक है। ये भी क्या निकल के आई है, हमारी कंडक्टेंस निकल के आई है। और अब ये क्या है, अब मैं कहूँ कि 1000 मिलीलीटर में कितने की आएगी, 1000 K की आएगी कंडक्टिविटी। इसी तरीके से मैं कहूँ 1000/m मिलीलीटर में कितने की आएगी, ये क्या आएगी 1000 K/m मिलीलीटर की कंडक्टिविटी। पॉइंट समझ में आया नहीं आया। तो जो हमारी कंडक्टिविटी आ गई है, और ये क्या है हमारा, ये है 1 मोल की 1 इक्विवेलेंट
1 इक्विवेलेंट मास की कंडक्टिविटी, तो हम कह सकते हैं ये है 1 इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट की, मैं कह सकता हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट की कंडक्टिविटी। तो इसको डिनोट करते हैं हम क्या, देखो ये हमारे पास निकल के आ गया, क्या ये पास हमारे निकल के आ गया कि ये है हमारी 1 इक्विवेलेंट वेट की कंडक्टिविटी कितनी, यह है 1000 के बाय एम, 1000 के बाय एम, देखो साफ से लिख देता हूँ 1000 इंटू के बाय एन आएगा बच्चों यहाँ, ठीक है, नॉर्मेलिटी थी ना, हमने नॉर्मेलिटी लिया था एन, ठीक है, यह भी यहाँ भी आएगा एन, ठीक है, 1000 बाय एन की हमारी नॉर्मेलिटी चल रही थी ना, नॉर्मेलिटी हमारी क्योंकि इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है, तो हमारी यहाँ से आएगी हमारी मोलर, कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर बोल दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो यहाँ से आएगी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया, ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी, जो कि है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मींस मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, जैसे कि घोल होता है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी कंसंट्रेशन मतलब उसकी सांद्रता की बात करते हैं, सांद्रता क्या, यदि मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन होती क्या है, देखिए बच्चों, देखिए ये हमारा एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाला है, देखिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, जस्ट सेकंड, ये हमारा बीकर है जिसके अंदर हमने कोई सॉल्यूशन डाला है, देखिए सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, सोल्यूट है और सोलवेंट है। देखिए सोल्यूट हमने यदि मान लिया सोल्यूट हमारा है 10 ml और सोलवेंट हमारा है 90 ml, ठीक है, और वहीं मैंने एक और भी कर ले लिया है, यहाँ सोल्यूट की मात्रा है 20 ml और सोलवेंट की मात्रा है 80 ml। तो यहाँ कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी बच्चों, देखिए कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, या फिर कह सकते हैं कि डाइल्यूशन कौन सा होगा और कंसंट्रेटेड कौन सा होगा। देखिए जो हमारा 10 मिलीलीटर वाला सोल्यूट वाला हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो डाइल्यूशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, डाइल्यूशन दिखाएगा बच्चों, और जो हमारा 20 मिलीलीटर वाला सॉल्यूशन है वो दिखाएगा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, क्या देगा वो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देगा। देखिए बच्चों, यदि मैं और थोड़ा अच्छे तरीके से बात करूं, देखिए एक सेकंड, देखिए हमने क्या लिया है, हमने लिया है एक अपना बीकर और ये दूसरा हमारा है बीकर, ठीक है, यदि हम इसमें 15 ml सोलवेंट 15 ml सोल्यूट डाल देंगे और इसके अंदर हमारा सोल्यूट की मात्रा है 25 ml और यहाँ सोलवेंट की मात्रा है हमारी 85 ml और यहाँ हमारी सोलवेंट की मात्रा है 75 ml, तो हम कह सकेंगे, हमको दिखाई देगा कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा और ये जो सॉल्यूशन है हमारा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो हमारी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है हमारे सोल्यूट के ऊपर कि सोल्यूट की स्ट्रेंथ कितनी ले रखी है। ओके बच्चों, समझ में आया। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, किस तरीके से ये करेंगे, इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारा कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन पे हमारी कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, कंडक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंडक्टिविटी और हमारी मोलर कंडक्टिविटी पे। देखिए बच्चों, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है और जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है, दोनों डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर। मीन्स यदि कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज आया तो हमारी मोलैरिटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी और हमारी
कंडक्टिविटी दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है, यदि कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हुई है, उसका कारण हो सकता है कि हमारा कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, डिक्रीज। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि जब हमारा कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा तो हमारी कंडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका कारण क्या है, देखिए बच्चों, हम कंसंट्रेशन मतलब ये हमारा है एक बीकर, इसके अंदर यदि मैं एक सॉल्यूशन लूं, अब जो हमारा ये सॉल्यूशन है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसके अंदर हम अपनी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। मतलब हमारी कंसंट्रेशन का डिक्रीज का मतलब हमारा है सोल्व, जो हमारा सोल्यूट है उसको कम कर दे। दो सोल्यूट है हमारा, वो क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब डिक्रीज कर दे सोल्यूट को। तो जब हमने सोल्यूट को डिक्रीज किया तो क्या हुआ, देखो, जो हमने सोल्यूट को डिक्रीज किया तब यहाँ से हमारा सोल्यूट की मात्रा कम होगी। तो जब सोल्यूट की मात्रा कम होगी तो वॉल्यूम जो हमारा कंडक्टिविटी दे रहा है, देखिए मान के चलो ये हमारा इतना वॉल्यूम की बात करते हैं हम, वॉल्यूम की बात करते हैं हम, देखिए ये हमारा इतना वॉल्यूम है, तो इसका जो वॉल्यूम के अंदर जितने भी आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस वॉल्यूम के यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि आयन डिपेंड करते हैं सोल्यूट के टूटने पे, तो जो आयन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमारा अपने आप ही कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये बच्चों इसको नेग्लेक्ट कीजिए, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे। मतलब यदि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर, मतलब हमने सोलवेंट जो हमारे जो सोल्यूट जो है उनको डिक्रीज कर दिया, हमारे जो सोल्यूट है उनको डिक्रीज कर दिया, तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी बच्चों। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम हुई तो हमारी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी मोलैरिटी ज़्यादा होगी, मोलैरिटी इंक्रीज होगी जब हम कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है बच्चों, और यदि हम डाइल्यूशन, अब देखो अब हमने क्या किया, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो हमारा क्या हुआ, डाइल्यूशन हुई है, हमारी क्या हुई है, डाइल्यूशन हुई है, हमारी जो प्रोसेस है डाइल्यूशन की वो परफॉर्म हुई है। तो डाइल्यूशन हुआ है तो क्या कह सकते हैं हम, जो हमारा डाइल्यूशन जब भी होगा तो क्या होगा, हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है डाइल्यूशन पे। व्हेन द डाइल्यूशन इज इंक्रीज तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, व्हेन द डाइल्यूशन इज डिक्रीज तो मोलर conductivity decrease, as well as the concentration of the solution decrease, the molar conductivity is increased and concentration of the solvent is increased when molar conductivity is decreased। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बच्चे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, यदि हम अपना जो मोलर कंडक्टिविटी या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी जो कंसंट्रेशन हम जीरो कर देंगे। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जीरो कर देंगे तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी आएगी उसे कहेंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि हमने अपनी कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो निकल के आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसे कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और डिनोट करेंगे कैप नोट एम से। ठीक है बच्चों, तो डिनोशन बता दिया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। बच्चों स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, किसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट की। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हाई एनर्जी देगा, मतलब कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छे तरीके से टूट जाएगा वो क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोलाइट होगा। मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अच्छे तरीके से टूटा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यदि ये जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छे तरीके से नहीं टूटा तो उसे क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम अपने इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए बच्चों, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पानी के अंदर बहुत आसानी से डिसोल्व हो जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो पानी के अंदर जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तो वो आयंस में टूट जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर अच्छे तरीके से टूट जाए, अच्छे तरीके से डिसोसिएट हो जाए, आयन में टूट जाए, उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर पार्शली टूटे, बहुत कम टूटे, तो उसे वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दैट डायरेक्टली डिसोसिएट इन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर is called strong electrolyte, and also the partially dissociate in water, that is called weak electrolyte. ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम बात कर सकते हैं जो कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जो कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जो कंडक्टिविटी होती है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई होती है। ठीक है बच्चों, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती तो है, पर कैसी होती है, कम होती है। ठीक है जी, अब देखो, कैन हाईली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, क्या कर सकता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता है। ठीक है जी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ये क्या करेगा, कम अमाउंट में। देखो, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू सम एक्सटेंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन। ओके बच्चों, समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी मेरे को। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स की। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो एग्जांपल होते हैं हमारे क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी एग्जांपल होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है बच्चों, और कुछ हमारे साल्ट्स भी होते हैं जो कि एग्जांपल होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, देखिए HCl, हमारा H2SO4, इसे क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। और ऐसे ही हमारा KOH। ठीक है, ये एग्जांपल किस चीज के हैं बच्चों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। जितने भी वीक एसिड होते हैं और जितने भी वीक बेस होते हैं वो एग्जांपल होते हैं किस चीज के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। अब हमारे पास एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के, क्या, CH3COOH और H2CO3 और अमोनिया। ठीक है, अब ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या कर जाएंगे, आराम से टूट जाएंगे किसके अंदर, आयंस के अंदर। देखिए कैसे टूट जाएंगे, देखिए यहां हम यदि हमारे KOH की बात करें, ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारे HCl की बात करें तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। पर यहां क्या होगा, देखो यहां जो हमारा KOH है वो क्या कर रहा है, पूरा मतलब 100% टूट गया है, मतलब 50% के मतलब पोटासियम और 50% OH मॉलिक्यूल। ठीक है, और बट यहां हमारे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये कैसे डिसोसिएट होते हैं, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये क्या हुए, ये हमारा 10% और ये हमारा 90%, मतलब 90% और ये कितना हुआ है 10%। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता किसके अंदर, वाटर के अंदर। when we dissolve the weak electrolyte in the water। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब हम बात करेंगे जो हमने पूरा अभी तक इस लेक्चर में पढ़ा है। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है बच्चों, पर बच्चों पूरी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो चीज़ हमको PPT से नहीं समझा सकते थे। ठीक है, जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो चीज़ PPT से नहीं समझाई जा सकती थी, इस वजह से हमने बोर्ड का यूज़ किया है बच्चों। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अपने ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग
देखिए बच्चों, उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ा हमने, देखिए हमने पढ़ा है कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट करते थे, हमने पढ़ा है कंडक्टिविटी जिसको हम के से डिनोट करते थे, हमने पढ़ा है सेल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती थी जी डैश, ठीक है, वैल्यू क्या होती है एल अपॉन ए। अब हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, और हमको पता है रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और क्या होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। और हमने पढ़ा था आर, हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है, जो हमारी रो होती है उस वो 1 अपॉन के इक्वल होती है, मतलब 1 अपॉन कंडक्टिविटी। के इज अ काप्पा, इसको काप्पा, ये हमारा साइन है हमारा के का, इसे कहते हैं काप्पा। और हमको पता है जब इसके अंदर हम इसको पुट करते थे तो क्या आ जाता था, हमारे पास आ जाता था आर इज इक्वल टू 1 अपॉन के। और हमको पता है एल अपॉन ए किसके इक्वल था, एल अपॉन ए इक्वल था हमारा सेल कांस्टेंट के, और क्या आया था जी डैश, ठीक है। और हमको ये भी पता था कि यदि हम इस आर को नीचे ले आएंगे तो के इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 अपॉन आर जी इंटू जी डैश। और 1 अपॉन आर की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, क्या होती है कंडक्टेंस होती है, हमको पता है 1 अपॉन ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। तो हमारे पास आया क्या कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, किसकी वैल्यू आई है निकल के, ये आई हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है।